नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पठारों के बारे में। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था आपको कि पठार क्या होता है, पठार कैसे बनते हैं, पठारों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पे जितने भी पठार हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रायद्वीप क्या होता है, जिसको इंग्लिश में पेनिनसुला बोलते हैं। देखिए, प्रायद्वीप एक ऐसा महाद्वीप का हिस्सा होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये है भारत। भारत का जो साउथ वाला हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है और इस तरफ भी पानी है। जो भी एरिया तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये है सऊदी अरेबिया। ठीक है, ये भी तीन तरफ से घिरा हुआ है। सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं, पूरा सऊदी का जो ये एरिया है ये पूरा पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ तो रेड सी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा। ये भी तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए ये भी एक प्रायद्वीप है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वो आपको ये वाला ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपने जान लिया कि प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप वो होता है जो तीन तरफ से घिरा हुआ होता है। अब प्रायद्वीपीय भारत के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, क्योंकि ये तीन तरफ से घिरा हुआ है, भारत का जो साउथ वाला हिस्सा है ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, एक तरफ आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा, एक तरफ आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा और नीचे इंडियन ओशन तो है ही। ठीक है, तीनों तरफ से पानी से घिरे होने के कारण ये एक प्रायद्वीप है। क्या बन गया? प्रायद्वीप। क्योंकि ये भारत का हिस्सा है, नीचे वाला ऑब्वियस सी बात है कि भारत ही है, इसीलिए हम इसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये भारत है और तीन तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए प्रायद्वीप हो गया। तो ये आपको एक नाम चल गया पता कि ये प्रायद्वीपीय भारत है। अब जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर जितना भी आपको एरिया देखने को मिलेगा लगभग वो पठारी भाग है। ठीक है, यहाँ पर आपको पठार ही पठार देखने को मिलेंगे, पठार ही पठार देखने को मिलेंगे, इसीलिए हम इसको कभी कभी प्रायद्वीपीय भारत का पठार कह देते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो आपको साउथ वाला हिस्सा देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको पठार की अधिकता देखने को मिलेगी, इसीलिए प्रायद्वीपीय भारत का हम इसको पठार कह देते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए, होता क्या है, कई लाख साल पहले की बात है कि पूरे पृथ्वी पर सिर्फ एक ही स्थल था या फिर एक ही महाद्वीप बोल सकते हैं जिसका नाम था पेंजिया। ठीक है, अब पेंजिया क्या क्या होता है, समय के साथ इसके दो भाग हो जाते हैं। जो नॉर्थ में होता है उसका नाम होता है लोरेसिया और जो साउथ में होता है उसका नाम होता है गोंडवाना, गोंडवाना लैंड जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब गोंडवाना लैंड से ही कई सारे जो आपके इस समय आप जानते हैं अफ्रीका के नाम से, साउथ अमेरिका के नाम से महाद्वीप इसी गोंडवाना लैंड से बने हैं। ठीक है, इसी गोंडवाना लैंड से बने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। समय के साथ ये आपको देखने को मिलेगा और लोरेसिया से नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इनके कई सारे डिवीजन होते हैं। ठीक है, इसी से ऑस्ट्रेलिया निकलता है, इसी से भारत भी निकलता है, लेकिन भारत पूरा नहीं निकलता। भारत का जो यहाँ पर आपको ये हिस्सा दिख रहा है जो अफ्रीका से अलग होता है। किससे अलग होता है? अफ्रीका से अलग होता है। वो धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जाता है, नॉर्थ की तरफ जाता है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि इंडिया नॉर्थ की तरफ जा रहा है। जब वो नॉर्थ की तरफ जाएगा तो वो क्या करता है, जो यूरेशियन प्लेट है उससे टकराता है, क्योंकि बीच में 33 सागर था, उसमें अंदर जो मलबा था, ठीक है, वो सब क्या करते हैं, एक जब टक्कर होती है तो एक प्लेट नीचे आती है और एक प्लेट ऊपर आती है। क्योंकि इंडियन प्लेट नीचे धसी है और जो यूरेशियन प्लेट थी वो ऊपर थी, तो इससे क्या होता है, एक यहाँ पे पर्वत बनता है। ठीक है, क्या बनेगा, यहाँ पे पर्वत बनेगा और इसी पर्वत को हम क्या बोलते हैं, हिमालय पर्वत। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इंडियन प्लेट थी वो टकराती किससे है, यूरेशियन प्लेट से, और यहाँ पे एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इस पूरे एरिया में आपको एक श्रृंखला देखने को मिलती है जो अभी भी अपनी ऊंचाई को छू रही है। ठीक है, यहाँ पर आपने ये देख लिया। आपको यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर एक प्लेट टकरा रही है, यहाँ पर भी एक प्लेट टकरा रही है,
यहाँ पर भी टकरा रही है। लेकिन जो साउथ वाला एरिया आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कोई भी ऐसी प्लेट नहीं है जहाँ पे टेक्टोनिक की प्रक्रिया हो रही हो, यहाँ पे कोई भी प्लेट टकरा नहीं रही। इसीलिए साउथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भूकंप आपको देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे टकराव होता ही नहीं है। अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ में क्योंकि प्लेट टकराती हैं, इसीलिए इस एरिया में आपको भूकंप के जो आने की चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीप के अंदर जो भारत है, प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है उसके विस्तार के बारे में बात करेंगे। विस्तार की बात करते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अरावली पर्वत। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में क्या है, अरावली पर्वत है। अगर हम ईस्ट की बात करते हैं तो इस तरफ आपको देखने को मिलेगा राजमहल। क्या देखने को मिलेगा, राजमहल। और राजमहल का ही एक टुकड़ा है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा शिलोंग में, यानी मेघालय के अंदर शिलोंग है, वो भी राजमहल का ही एक पार्ट है, एक पठार है। अगर हम साउथ की बात करते हैं, साउथ में ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपको कन्याकुमारी देखने को मिलेगा। तो ये जो एक त्रिभुज आकार का ये बन रहा है, इसका जो विस्तार है वो क्या है, अरावली, राजमहल और कन्याकुमारी। तो आपने इसके विस्तार के बारे में भी बहुत अच्छे से जान लिया। देखिए, अगर हम इस प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटते हैं, बीच से हमने इसका डिवीजन कर दिया। अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो नॉर्थ में जो ढलान है वो नॉर्थ की तरफ ही है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जितनी भी नदियाँ हैं जो यहाँ से निकलती हैं वो जाके कहाँ मिलती हैं, वो या तो गंगा में मिलेंगी या तो यमुना में मिलेंगी, यानी नॉर्थ की तरफ वो बहती हैं। जैसे कि चंबल हो गया, ठीक है, बेतवा हो गया और सोन नदी हो गई। ये सारी की सारी कहाँ जाती हैं, नॉर्थ में जाती हैं। जो सोन नदी है वो गंगा नदी में मिलती है और जो बेतवा और चंबल नदी है वो यमुना में मिलती है। लेकिन अगर हम साउथ की बात करते हैं, कहाँ की बात, साउथ की बात, हमने जैसे कि यहाँ पर एक लाइन खींची थी। ठीक है, अगर हम सतपुड़ा की बात करें जो एक पर्वत श्रृंखला है, इससे साउथ में अगर हम आते हैं, अगर हम साउथ में आते हैं तो क्या होगा, जो पानी का फ्लो होगा, जो झुकाव है वो किस तरफ है, वो आपको देखने को मिलेगा ईस्ट की तरफ। इसीलिए जितनी भी नदियां हैं जो यहाँ से निकलती हैं वो सारी की सारी अपने पूर्व की तरफ जाती हैं और बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती हैं। सिर्फ दो ही ऐसी नदियां हैं जो अपना पानी कहाँ पे गिराती हैं, अरब सागर में गिराती हैं। वो दो नदियां क्यों गिराती हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, पठार के बीच में जब एक झुका सा चीज होती है, यानी दो पठार है, यहाँ पर एक पठार है, यहाँ पर भी पठार है, लेकिन बीच में एक क्या है, एक उससे भी झुकी हुई चीज है। ठीक है, यानी एक यहाँ पे जगह बनी हुई है पानी को बहने की, इसको हम क्या बोलते हैं, भ्रंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भ्रंश। जब भ्रंश बना हुआ है और यहाँ पे ये रुका हुआ है, तो सारा पानी होगा इधर इसी साइड जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, जो विंध्य पर्वत है और जो सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है, इनके बीच से एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भ्रंश के रूप में बहती है, यानी भ्रंश के अंदर से बहते हुए आती है और अपना पानी अरब सागर में गिराती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है, उसके नीचे से यानी उसके साउथ से बहते हुए आती है, ठीक है, ताप्ती नदी। ये भी अपना पानी कहाँ पे गिराती है, अपना पानी अरब सागर में गिराती है। केवल ये दो ही ऐसी नदियां हैं जो अपना पानी साउथ में गिराती हैं, सॉरी वेस्ट में गिराती हैं। कौन कौन सी, एक तो नर्मदा और एक ताप्ती नदी। बाकी जितनी भी नदियां हैं वो सारा का सारा अपना पानी यहाँ पे गिराती हैं बंगाल की खाड़ी में। जैसे कि महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई और कावेरी हो गई। ये सारी की सारी नदियां जो हैं अपना पानी बे ऑफ बंगाल में गिराती हैं, क्योंकि जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है उसके बाद उसके साउथ में अगर हम आते हैं तो वहाँ से जो ढलान है वो आपको ईस्ट की तरफ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपने जान लिया थोड़ा सा नदियों के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे वेस्ट घाट और ईस्ट घाट की। देखिए, जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वेस्टर्न घाट, और यहाँ पर वेस्टर्न घाट, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न घाट। ठीक है, जहाँ पर ये आपस में मिलते हैं, यहाँ पर एक आपको एक हिल देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं नीलगिरी हिल। ठीक है, ये काफ़ी आपको ऊंचाई पे देखने को मिलेगी। तो ये नीलगिरी हिल है, ये आपको 3 राज्यों के अंदर देखने को मिलेगी। एक है तमिलनाडु, एक है केरल
और एक है कर्नाटक। 3 राज्यों के अंदर इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। अगर इसके हम और साउथ में जाते हैं तो इसके साउथ में आपको जो ईस्टर्न घाट है वो देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ वेस्टर्न घाट देखने को मिलेगा। यानी जो वेस्टर्न घाट है उसका जो विस्तार है वो कन्याकुमारी तक है। इसके बाद भी आपको 2 तरह के हिल देखने को मिलेंगे, एक तो है अन्नामलाई हिल और कार्डेमम हिल। सबसे साउथ में जो आपको हिल देखने को मिलेगी, पहाड़ी देखने को मिलेगी, वो कार्डेमम पहाड़ी ही है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको पठार के बारे में और आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।